Hello guys, how are you doing? I hope you are doing well, and this is Sudham Cap, and very welcome to my class. Today we will start with energy. I hope you have gone through my previous part of the lecture, but yeah, I start with work and energy, but let us define what do we understand by energy. और इस लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में पूरा जीरो से लेकर कंप्लीट वे में बात करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि आप क्लास 9 से जो आपके पास आइडिया है एनर्जी के बारे में, देन वी मूव टू क्लास 11th, उसमें क्या होती है एनर्जी के बारे में, एंड वी विल मूव कि इन जनरल व्हाट इज एनर्जी फॉर हायर फिजिक्स, के एनर्जी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसे क्या देखते हैं, किस तरह से वो बिहेव करता है, व्हाट इज द एनर्जी। वेल, टू बिगिन विथ द आइडिया, we won't dive into too much in mathematics for this lecture, so it's a bit relaxed, but it's more like a story, more like a concept building about energy, that what is energy, what do we actually mean by energy। तो एनर्जी को जो लोगों ने सोचा वो इस तरह सोचा कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं, we do some work, and for work we need to have some energy। ओके चाहे कोई भी तुम काम करो, तुम्हें क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वी टेक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फूड्स एंड सो ऑन, इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। सो वी गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड ऑल्सो अर्थ। तो जो हम एनर्जी लेते हैं वो क्या होती है, हमारे सराउंडिंग्स में आता है, एंड इट ऑल्सो हैपन्स दैट वी ऑल्सो रिलीज सो मच एनर्जी। द थिंग इज दैट देन पीपल ट्राई टू अंडरस्टूड दैट ओके फाइन, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी मीन्स होता है कि हम कोई काम किया, हमने कोई काम किया और हमें क्या हुआ, एनर्जी की जरूरत हुई, और इवन इफ हमने एनर्जी को खर्च किया, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। तो द कॉन्सेप्ट दैट इमर्स आउट कि एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है दैट यू कैनॉट डिस्ट्रॉय इट। एनर्जी इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू कैनॉट डिस्ट्रॉय इट, यू कैन जस्ट सिंपली चेंज इट्स फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अर्थ से तुम एनर्जी लेते हो और फिर क्या होती है कि अर्थ को फिर वो एनर्जी तुम रिलीज करते हो। ऐसा ये पार्ट नहीं होता कि तुम एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल ही तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारा जो हार्ट पंप करता है, व्हाई योर हार्ट पंप्स, इट पंप्स बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो इसे पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? वो एनर्जी वो लेता है ब्लड से। बट ब्लड को एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो तुम खाते हो वो तुम्हारे स्टमक में जाता है, वहां से वो डिसॉल्व होता है, सॉल्वेबल होता है, और वो जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कहाँ से, जितनी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, दे गोना एब्जॉर्ब इन योर ब्लड, सॉल्युबल इन ब्लड, सॉरी। और फिर वहां से तुम्हारी हार्ट क्या करती है, उसको एक एनर्जी मिलता है, और वहां तुम्हारा पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम काम करता है। And then you also, just for an example, if I am speaking, I am releasing some energy in forms of voice, in forms of sound, okay, and also I produce heat and so on। तो ये जितने भी काम हम करते हैं, हमने एक क्या हुआ, हमने एक we are the part of this culture, we are the part of the system, we are the part of this whole galaxy, we are the part of the solar system, we are the part of this galaxy, and we are all the part of the universe। सो इन सम सेंस दैट कि हम ऐसे नहीं है कि वी आर द काइंड ऑफ थिंग आइसोलेटेड है, हम लोग कोई आइसोलेटेड थिंग नहीं है। चाहे तुम अर्थ को देख लो, वी इन अ वेरी माइक्रोस्कोपिक स्केल यू विल रियलाइज दैट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि तुम कैसे एक यूनिवर्स का पार्ट हो। यूनिवर्स, ये जो सन आया है और भी चीजें हैं, उनपे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो और भी प्लैनेट से होती है, और भी जो स्टार्स हैं उनसे होती है। फिर क्या होती है कि जो गैलेक्सीज हैं डिफरेंट, देयर आर टू मच गैलेक्सीज, सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो वी कैन से दैट देयर शुड बी सम एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ओके, एंड दैट एनर्जी इज काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। As we understood so far that energy cannot be created, neither be destroyed. We can only change its form from one form to another. For an example, sound to heat, or electricity to maybe any kind of thing, maybe electricity to light, electricity to some mechanical work like our fan is rotating. Okay, so there are plenty of examples where we see this transformation of energy from one form to another form.
सो इन सम सेंस वी कैन से दैट कि अगर हम एक यूनिवर्स को लेते हैं जिसमें हम सब हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर यूनिवर्स, तो इसकी जो पूरी एनर्जी है, दैट एनर्जी, द टोटल एनर्जी वी से इज अ कांस्टेंट। और जितने भी बीइंग्स यहां रहते हैं, मे बी सम प्लैनेट्स, मे बी सम गैलेक्सीज, ओके, all is the part of this universe, and whatever the things are going on here, they are just simply changing one form of energy onto another form of energy. That is the thing of, for an example, that's the introduction of the energy, that energy cannot be created, neither be destroyed. And the idea of energy comes here that yeah, we do some work because we gain some energy from outer things, from our surroundings, and these surroundings are the part of this whole universe. So we can say that the total energy of whole universe, whatever it is, it's kind of a constant. We don't know what is the total energy of the universe, it's kind of a constant. Well, we are relaxed. अब हम बात करते हैं, चलो अब हम आ जाते हैं, नाउ वी हैव टू जूम इन, और हमने क्या किया कि चलो भाई अपने प्लैनेट को देखते हैं और अपने प्लैनेट में हम खुद को देखते हैं। लेट अस सी आवरसेल्फ ओनली। हमारे पास कैसी कैसी एनर्जी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द बायोलॉजी, बट वी आर रनिंग, एंड तो क्या हमारे पास कोई स्टैटिक एनर्जी है या कोई डायनेमिक एनर्जी? जस्ट जैसे कि हमने बात किया, वी कैन हैव दिस मोशन, हमारी जो स्टेट होती है बॉडी की वो एक मोशन में होती है एंड रेस्ट में होती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम मोशन में हैं तो क्या हमारे पास एनर्जी है, और क्या हम अगर रेस्ट में होते हैं तो क्या हमारे पास एनर्जी है? नाउ यू कैन इजीली से दैट ओके फाइन, वी आर इन रेस्ट, तो भाई हम तो कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई एनर्जी ले रहे हैं, सिंपली वी आर इन रेस्ट। तो हमने ये कह दिया कि चलो भाई इसकी एनर्जी थी क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। और जब हम मोशन में होते हैं तो हमारे पास कोई एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज फॉर बीइंग इन मोशन वी हैव टू डू वर्क हार्ड, ओके। इफ यू आर डूइंग सम वर्क देन यू नीड सम एनर्जी, इधर यू डिस्ट्रॉय इट और इधर यू टेक इट, ओके। तो पहले तुमने खाया तब तुम्हारे पास एनर्जी आया, देन यू आर इन मोशन। अब रेस्ट में हो तो भाई तुम्हारे एनर्जी कहीं जा नहीं रहा है, तुम बिंदास हो। तो बायोलॉजी के स्केल पे आप इजीली समझा सकते हो कि रेस्ट में अगर तुम रहोगे तो उसमें भी यू नीड सम एनर्जी, बिकॉज टू प्रोसेस योर ब्रीदिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग। इट मीन्स दैट वन कैनॉट से दैट इन रेस्ट योर एनर्जी इज जीरो। या कोई एक ऐसा जनरल आदमी ये नहीं कर सकता है कि कोई भी एनर्जी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या आएगा, जीरो रहेगा। इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज कि हम सब क्या होते हैं, एटम्स से बने हुए हैं, और एटम्स में होती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो भी किसी न किसी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। So if you will go in higher physics, you will understand that it is never possible that for any object the energy can be zero. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। देयर एनर्जी शुड बी सम वे, इट हैज टू बी फाइनाइट। The thing is that, so it means that if we are in rest, we still have this energy, the energy that we have taken the food and the system, the energy that needed to run your system. So if either we are in rest, either we are in motion, there are still form of energy. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, then it has some form of energy. So we have to understand what is the form of energy. So dynamical case के लिए जब हम बात करते हैं एनर्जी की, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन, we are saying that it has some kinematics. We have already studied the kinematics. Okay, that some object is in motion, therefore it will have this kinematics. So we are saying that if any object is in motion, we are saying it is kinetic energy. It will have this kinetic energy. And if any object is in rest, for an example, some object is in rest. So the thing is that if you are in rest, or maybe I am in this floor, I am not doing anything, I am just stand up like this, but still my body is working. My body is working against the earth's gravitational pull, because I know if I am standing here, so still the weight is towards it, means that the earth is working
ऑन मी। अर्थ का जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, मेरे को खींच रहा है। मेरा जो बोन्स है वो क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट अपना फोर्स लगा रही है, और दैट्स व्हाई वी आर इन स्टैंड अप मोड। बहुत बढ़िया, आप स्टैंड अप मोड में हो। देयरफॉर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, so there are amount of energy, we call it the amount of energy that has stored in it। तो amount of energy अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है या मीन्स is in rest, okay, or the object is in keep in rest, we call it a potential energy। What energy it is? Potential energy। A potential energy is the energy which stores when body is in rest, and the amount of energy if body is in motion, we call it a kinetic energy। For an example, I have these two hands and I am just clapping। What happens now? तो जब हम क्लैप करने जाते हैं तो हमने इन दोनों हाथों को क्या किया, एक वेलोसिटी दिया, एक वेलोसिटी दिया। सो इसमें भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, इसमें भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आई। तो जब आपने एक काइनेटिक एनर्जी से इन दोनों को टकराया तब क्या हुआ, द बॉडी इज द हैंड्स विल कम इनटू मोमेंटरली इन रेस्ट। तो ये क्या हो गया, एक मोमेंटरली रेस्ट में आ गया। बट रेस्ट में आने के बाद जब एक दूसरे से टकराया तब क्या होता है, तब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, कंप्लीट बदल गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। बॉडी क्या हुआ, रेस्ट में आ गया। बट क्या सिर्फ यही हुआ, नहीं। तो जब मैंने इसे क्लैप किया तब क्या होता है, आपको एक साउंड सुनाई दिया, और प्लस यू विल फील सम हीट। अगर मैं इन पूरे को मिला दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, एक टोटल एनर्जी मिला। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले दिया कुछ ऑब्जेक्ट को, अपने हाथों को, और वो ट्रांसफर हुआ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। सम एनर्जी गोज फॉर रेस्ट, सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, एंड सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। और ये कुल मिला के ये पूरा एनर्जी, चाहे ये 5 जूल था, एंड नाउ ये कुल मिला के क्या बना मेरा, 5 जूल। दैट इज द आइडिया ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है आपका कि सपोज आपका पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई एनर्जी है, आफ्टर सम प्रोसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल इट हैव इज द सेम विच वॉज बिफोर दैट प्रोसेस। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहां से यहां ले गया, मे बी यहां पे इसका 5 जूल एनर्जी था, एक प्रोसेस हुआ, मे बी ये रोटेट किया इस तरह से, फिर आपके पास यहां आया, मीन्स कि इट विल हैव दिस 5 जूल ऑफ एनर्जी। दैट इज द मीन ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटी, मीन्स एनी क्वांटिटी विच डजंट चेंज आफ्टर सम प्रोसेस। और एनर्जी के केस में कि आफ्टर सम प्रोसेस इट इज नॉट चेंजिंग, इट जस्ट ट्रांसफर ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, वी कॉल इट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम और एनी बॉडी is constant। I think it's clear now। So for an example of this potential kinetic energy, suppose this is your cliff and a body is in resting here, okay। तो अगर ये मेरा अर्थ यहाँ नीचे है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ये एक सर्टेन हाइट में है, इसके पास क्या होगा, बॉडी इज इन रेस्ट, सो इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी इज देयर। There is stored some potential energy is here। Now as you just move somewhere, for an example if this object will come here, so it will simply slide down here। और यहाँ जैसे ही आएगा उसके पास क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था यहाँ पे, मे बी इसके पास 10 जूल्स ऑफ एनर्जी होगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम विल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी simply I think it's 0 because it's not moving। So all the form of energy is stored in the form of potential energy, and this potential energy comes because it has worked against the gravity। और अर्थ क्या कर रहा है, इस पे कोई काम कर रहा है, क्योंकि इसे वहां जाने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी की जरूरत होगी, वो वहां पे है, इट्स अगेंस्ट द अर्थ्स ग्रेविटी, सो वी आर सेइंग इट इट्स इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जैसे ही आपने यहां पे इसको लेके रखा, ये क्या करेगा, नाउ इट्स कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट विल एक्सेलरेट एंड कम्स डाउन। तो जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा, जैसे ही उसके पास वेलोसिटी आएगी, देन ये जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होगी नीचे, और वो बदल जाएगी किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। और जब आप यहां मेजर करोगे तो यहां पे अगर सपोज ये अर्थ है, और मैंने मान लिया कि अर्थ जो हमारे यहां पर, सपोज वी आर इन द सरफेस ऑफ अर्थ, द पोटेंशियल एनर्जी हमने माना ये 0 है, तो यहां पर क्या हो, काइनेटिक एनर्जी इसकी
10 जूल्स हो जाएगी। मीन्स द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज माई 10 जूल्स। यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, जैसे ही वो नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी रिड्यूस होगी एंड काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो टोटल मिला के भी यहां क्या होगा, 10 जूल्स होगा। नाउ अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी तो है एंड वी नो द न्यूटन्स लॉ, तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया ये क्या करेगा, वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं कहूंगा इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सो इट विल नॉट लूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सो ऑन। तो ऑल द थिंग अगेन ये क्या होगा, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या होगा, ऊपर में फिर रेस करेगा और ये धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और यहां आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर वो इस पोजीशन पे आने के बाद अगेन इट विल हैव दिस 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। ये हर जगह 10 जूल ऑफ एनर्जी है, बट यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, मैक्सिमम डोमिनेट करेगा 10 जूल्स की तरफ, काइनेटिक एनर्जी वो रिड्यूस हो जाएगी। बट यहां भी इसके पास एनर्जी क्या थी, 10 जूल्स ही थी, 10 जूल्स ही थी, 10 जूल्स ही थी। बट वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग हियर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। और यहां पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, वी से लेट्स से इट्स 10 जूल्स। तो ये दैट इज द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वन मोर आइडिया इज, सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम योर डाउन स्टेयर्स टू अप स्टेयर्स। ओके, सपोज तुम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हो, देन यू गो बाय स्टेयर्स। नाउ यू हैव टू वर्क, ओके, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो एज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो तुम्हें क्या फील होता है कि जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो, यू आर फीलिंग सम टायर्डनेस, एज इफ यू हैव लॉस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुमने लॉस क्यों किया, बिकॉज क्योंकि अर्थ तुम्हें क्या होगा, पुल कर रहा है। यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फील्ड विच इज कॉल्ड ग्रेविटी। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर गेनिंग, और वहीं फिर तुम क्या करो कि उसको फिर वहां से नीचे उतरो, देन यू विल बी जस्ट सम racing towards it. Now you will feel that okay fine, I have gained some amount of energy. Okay, the thing is that जब तुम ऊपर चढ़ रहे हो तब क्या होता है कि तुमने जो खाना खाया है, तुम्हारे पास जो एनर्जी है, तुम उसे क्या करते हो, लूज कर रहे हो फिर भी कि इन्वायरमेंट को ही। एंड स्टिल जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऐसा ये नहीं कि तुम कोई एनर्जी गेन कर रहे हो, बट इट्स लाइक यू आर फीलिंग काइंड ऑफ अ फ्रेशनेस, क्योंकि अब तुम्हें अर्थ के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा। बट स्टिल कि तुम्हें दौड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी तो चाहिए, सो वो एनर्जी तुम्हारी बर्न अप हुई। ऐसा नहीं कि यहां पे तुम आ रहे हो तुम कोई एनर्जी गेन कर रहे हो, नो, इट विल ऑलवेज बर्न अप, तुम्हारी एनर्जी फिर से बर्न अप हुई। ओके, बट द थिंग इज दैट अब जो काम तुम उतना ज्यादा कर रहे थे वो उतना काम नहीं करना पड़ा तुम्हें। तो जो प्रोसेस पहले जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा खर्च होगी। तो द थिंग इज दैट सिस्टम में अगर हम बात करें तो वो जो सिस्टम था, वो सिस्टम इज स्टिल हैव दिस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहा कि तुमने जो तुम्हारे पास जो भी एनर्जी थी वो तुमने कहां से लिया, अपने सराउंडिंग से लिया। सराउंडिंग से एनर्जी लेके तुम पहले ऊपर गए, अब फिर नीचे आ रहे हो तो फिर उतनी ही एनर्जी क्या करो, तुम सराउंडिंग्स में दे दिए। सो इन रियलिटी दिस थिंग हैपेंस, बट द थिंग इज मैथमेटिकली वन कैन से दैट या इफ इट्स इन रेस्ट, so what happens, total energy is always constant. Okay, so we can say that one quantity is going up and another quantity is going downwards. Otherwise, or in some frame one can say that one quantity is going downwards and another quantity is going upwards, or it's increasing and so on. So that is the concept of this simple energy. Okay, I hope it's clear to you. So that is the definition of energy in terms of like what we say classically. So maybe what happens to it, for an example, if we take some gases. For an example, we take some gas molecules, okay, all these molecules. What happens is that अगर तुमने कोई गैस को रखा है यहाँ पे तो क्या होगा, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगी, बॉम्बार्ड होंगी, इधर से उधर जाएंगी, घूमेंगी। तो जब ये इधर से उधर घूमेंगी तब क्या होगा, इसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी। देयरफॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव दिस काइनेटिक एनर्जी। बट तुम्हें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं उनमें क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, दे आर एटम्स, पार्ट ऑफ द एटम्स। तो इसमें क्या होगी, एक ये न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया, तो इनमें कौन सी इंट्रैक्शन होती है, इनमें होती है क्या,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें ये इंट्रैक्शन होगी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा। अब इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि ग्रेविटी को हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटी कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कोई गैसेस हैं तो इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, देयरफॉर इट विल हैव दिस काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज यू आर सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, बट इन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच क्या होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच लगेंगे। डेट फोर्स क्या करेगा कि भाई तू थोड़ा सा इसके वेलोसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो डेट वी कॉल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो इनके वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है, देयरफॉर वी से इट पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर तुम इस कंटेनर को तुम क्या करो, जैसे कि सपोज इसके कंटेनर को तुम्हारी जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को बढ़ाओ तो और ज्यादा, तब क्या होगा, तब तुम्हें देखने को मिलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स उसको एडिशनल एनर्जी मिलेगा। एडिशनल एनर्जी जब मिलेगा तब क्या होगा, उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, देयरफॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस। तो यहां जो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तब क्या होगा कि ये और ज्यादा भागेगा। जब ये भागेगा तो इसको रिड्यूस करने वाला कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, वो बोल रहा था कि तू मेरे पास आ, खींचने चाह रहा था। तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कम हो जाएंगी। देयरफॉर जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट दैट गोज फॉर दिस गैस मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि आप देखते हो इस पे फॉर एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या होता है, सपोज आप वाटर को लिए आपने बॉयल करना शुरू किया, तो बॉयल कर रहा था, आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, आपने वेपर देखा। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर वो क्या करेगा, उन टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो उनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो हीट अप करना शुरू हो गए। इट मींस देयर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई और जो उनके बीच का जो इंटरेक्शन था, जो उनके बीच का जो फोर्स था वो कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। और जब एक लेवल के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, मींस उसकी इंटरेक्शंस कम हो जाती है, तो क्या हो गया, वेपर बन गए। और आपको जैसे पता है कि वेपर में जो मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशंस होता है या फिर उनकी जो आपस का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, देयरफॉर यू कैन नॉट सी थिंग्स। बट जैसे ही आप वाटर को क्या करो, ठंडा करो 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करो आफ्टर सम लेटेंट हीट, तब क्या होगा, फ्रीज होने लगता है। तब क्या होता है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर को फिर डिक्रीज करोगे तब क्या होता है कि ये इतनी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज क्या होने लगती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। जब ये वेलोसिटी रिड्यूस होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनका हावी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हावी होगी तब क्या करेगा, जितने मॉलिक्यूल्स है तब वो बोलेगा हाँ भाई अब तू हमारे पल्ले में आ गया है, देन यू आर नाउ रीअरेंजिंग। तो ये क्या करेगा, अब रीअरेंज करेगा एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में, और इस ओरिएंटेशन में जब आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा। तो वो क्रिस्टल आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो आइस में क्या होती है, टेम्परेचर कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एंड इट फॉर्म्स अ सम अरेंजमेंट, वी कॉल इट आइस। सिमिलरली इसको अगर मैं थोड़ा हीट अप किया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई और ये ज्यादा तो मतलब कि भाग नहीं रहा है। अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस लेके आओ, 2 डिग्री सेल्सियस लेके आओ, तब क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, मींस काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है कंपेरेबल आ गई। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। जब कंपेरेबल आ गई देन वी आर कॉलिंग इट एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। और आपको क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, कि वाटर अब क्या हो गई, एक लिक्विड फॉर्म में आ गई, बिकॉज ना काइनेटिक एनर्जी उसमें डोमिनेट ज्यादा है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा डोमिनेटेड है। So that is the idea of energy in terms of kinetic and potential energy, what it is. और आपको पता है कि ये कंजर्व क्यों होंगी, बिकॉज यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई हमने तो हीट दिया और हमारा हीट तो चला गया। तुम जो हीट गेन कर रहे हो वो भी कहीं और से गेन कर रहे हो, वो भी तुमने गेन किया, वो कहां से किया, मे बी तुमने लकड़ी जलाया, मे बी तुमने वो जो मेथेन गैस जलाते हो, ब्यूटेन गैस जलाते हो, वो कहां से आया, तुम्हें अर्थ से आया। So in some sense the energy is always conserved, but we are more interested at how the things is going to play between this kinetic energy and potential energy. So that is the most interesting understanding about this damn thing.
नाउ इन टर्म्स ऑफ फील्ड हम देखेंगे अब, ये तो हमारी हो गई टेम्परेचर पे सम आइडिया वी गॉट। इन टर्म्स ऑफ फील्ड, तो इन द level of class 11th and 12th, we do study about fields like, for example, we have this gravity field, है ना, हमारे पास ग्रेविटी होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। अब ग्रेविटी क्या होती है, एक लार्ज स्केल पे होती है जिसे हम कहते हैं क्लासिकल स्केल, जो डोमिनेटेड होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक स्केल पे होती है, जो हम कहें 10⁻⁻10 मीटर्स पे होती है, और इसे हम कहेंगे मे बी -10 मीटर्स पे ये डोमिनेट करना शुरू करती है। तो ये क्या करेगा, जब ग्रेविटी है देन तो ग्रेविटी क्या करता है, अपना वर्क करता है, जैसे मैंने बताया। तो तुम्हें ग्रेविटी का तो पता चल गया कि ग्रेविटी अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगाती है, देन सो अर्थ इज वर्किंग टुवर्ड्स अस, ओके, वर्किंग ऑन अस। और हम क्या करते हैं, अर्थ के अगेंस्ट काम करते हैं। मे बी मैं जंप करना हूं तो मैं अर्थ के अगेंस्ट काम किया। सो फॉर अस, फॉर एनी ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्या देखते हैं, अर्थ के देखते हैं कि इसका मोशन में क्या फर्क हो रहा है। ठीक है, तो सरफेस पे हम ये एस्यूम करते हैं कि सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमने मान लेना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मे बी इट्स कॉल्ड वी से 0। इसी हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप इसको बढ़ाते हो तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगती है, क्योंकि आप इस फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज्यादा है, ग्रेविटी में आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और आप पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रिड्यूस करेगा, आपकी जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करेगा। सो ग्रेविटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एनी मास, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रेविटी की हो गई। तो फील्ड क्या करता है, फील्ड के पास भी अपनी एक क्या होती है, एनर्जी होती है। फील्ड की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी को हम देखते हैं कि हमें कितना एनर्जी लगाना पड़ा उस फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करने में। दैट इज द एनर्जी दैट इज द एनर्जी दैट स्टोर्ड बिकॉज ऑफ दैट फील्ड। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की, तो इलेक्ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, चार्जेस के बीच आती है, मे बी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लस चार्ज को किसी भी, सपोज इलेक्ट्रिक में कोई फील्ड होता है, ऐसे ग्रेविटी की कोई सपोज फील्ड हुई, इस तरह से इलेक्ट्रिक की होती है फील्ड, जिसे हम कहते हैं ई। तो अगर एक चार्ज को किसी फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने की जरूरत पड़ी तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। नाउ दिस वर्क इज अगेन स्टिल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क तो करना पड़ेगा ना चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच लाने के लिए। सो फील्ड इज ऑल्सो वर्किंग, और फील्ड की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। जो एनर्जी क्या होती है हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम कहते हैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और कोई चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है। तो उस चार्ज के साथ वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज पे क्या करेगा, वर्क करेगा, वो चार्ज पे क्या करेगा, एनर्जी इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज में जाने के लिए उसे भी तो वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वर्क वाज डन बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फील्ड्स होते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, दे आल्सो डू वर्क। Okay, they will also have some kind of energy stored in some object and so on. So that is the idea of kind of energy that we are thinking in terms of fields, in terms of gases and so on. और जो भी हम बात करेंगे, हम मेनली बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। समटाइम्स फील्ड क्या करके हेल्प्स करता है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को बनाने में। ऐसे कि तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो फील्ड की तरफ जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, तुम्हें एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। बट अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वही ग्रेविटी तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा। यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और तुम्हारे अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू होगी, ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू करेंगी। सो दैट इज द वे द थिंग्स आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो इन टर्म्स ऑफ फील्ड इट ऑल्सो डज सम वर्क, एंड वर्क इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू एनर्जी। बट एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैं तुम्हें कि
ये जो एनर्जी है ये क्या होती है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, एनर्जी इज योर कांस्टेंट। तो जैसे हमने ये कहा कि अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आया और हमने ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, और फिर ये क्या होगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे अगर तुमने काम किया उस तरफ तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर जैसे ग्रेविटी तुमने काम किया। सो फॉर डिफरेंट फील्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर देयर। बट वन मोर थिंग इज दैट कि इफ सम ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, कंप्लीट रेस्ट में है, तो आइंस्टाइन ने यह दिखाया था हमें कि जो मास है, जैसे हम अभी समझते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है सपोज वो m है, तो वो हर जगह क्या होगा, वो क्या होगा, m ही रहेगा, इट वोंट चेंज। बट उस जमाने में आइंस्टाइन से पहले लोगों को ये पता था कि मे बी एनर्जी का और जो मास का है कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है एनर्जी और मास का, एनर्जी एंड मास। अब तुम बोलोगे और वो जो रिश्ता है वो किससे है, वो कुछ वेलोसिटी से है, ठीक है, वो कुछ वेलोसिटी से, इसका में भी कुछ ना कुछ रिश्ता है कि एनर्जी और मास का थोड़ा बहुत कुछ इक्विवेलेंट क्राइटेरिया। अब तुम लेके आओगे कि हाँ भाई वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम तो देखते हैं mv² है। द थिंग इज दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये जो प्रोड्यूस होता है जब तुम ऑब्जेक्ट को क्या करो तो कुछ वेलोसिटी दो। बट ये इंट्रिंसिकली ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई मास है, ठीक है, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इट्स इन रेस्ट, व्हाट कुड बी इट्स ओन एनर्जी, व्हाट कुड बी इट्स एनर्जी। और जैसे कि मैं बोला कि मास क्या था, हर जगह क्या कांस्टेंट था, बट आइंस्टाइन ने ये प्रूफ किया कि इन आइंस्टाइन के पास ये प्रूफ किया कि सपोज कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है अर्थ में, और एक बंदा रॉकेट पे इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, और रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इनकंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का, और यहां जो मास तुम मेजर करोगे इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो मास विल नॉट बी इक्विवेलेंट एज वी हैव ऑलरेडी थॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो अब ये आती है कि अब ये जो अगर ये यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसके लिए क्या होगा, एक मूविंग फ्रेम हो गया। अब ये दोनों क्या है, रॉकेट पे है, तो इसके लिए क्या होगा, ये रेस्ट पे है। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो एनर्जी है फॉर एनी रेस्ट पार्टिकल द एनर्जी इज नथिंग बट mc², E is equal to mc², and we know this is a constant, so one can say that एनर्जी और मास क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। देयर इज नो एनी डिस्टिंग्विश कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की या फिर तुम्हें बात करूं मास की। पहले क्या था यहां पर कि हम एनर्जी और मास दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई मास है, उसे कुछ काम करना पड़ता है, देन इट विल स्टोर सम एनर्जी और इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। बट पीपल ने सोचा कि भाई एनर्जी और मास में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन तो है, किसी ना किसी तरह से वो दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट दे नेवर अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। बट जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लेके आई स्पेशल रिलेटिविटी, उसने ये दिखाया कि जो तुम मास को देख रहे हो, द मास इज नॉट समथिंग एट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट विल चेंज। तो चेंज उसने क्या दिया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है और एक इलेक्ट्रॉन इस बंदे के पास है, और उसका जो रॉकेट है वो क्या, इट हैज सम कांस्टेंट वेलोसिटी and maybe this velocity is comparable to speed of light, then ये जो mass इसका measure करेगा it will be completely different। then वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि रेस्ट मास को ये करना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि रेस्ट मास क्या है, मीन्स कि अगर मैं यहां हूं और इलेक्ट्रॉन मेरे साथ है तो मैं इसकी मास को क्या देखूंगा, और उसने ये फिगर आउट किया कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², मीन्स के मास और एनर्जी इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट थिंग। तो मैं अगर मास की बात करूं मैं या एनर्जी की बात करूं, दे आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट। तो अगर हमने कहीं पे एनर्जी दिया देन इट कैन ऑलवेज फॉर्म अ मास। सिंपल। और यही होता है जब आप क्या करो कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के बारे में अगर सुने होंगे, तो जैसे मैंने कहा अभी फिलहाल कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आर मेड ऑफ सम स्मॉल थिंग्स। तो अब तुम्हें तो प्रोटॉन्स, एक तो प्रोटॉन्स में तो ऐसे दिखाई देगा नहीं कि वो क्या है, तो तुम क्या करोगे, दो प्रोटॉन्स को स्मैश करोगे, और इन प्रोटॉन को जब स्मैश करोगे तो इससे एनर्जी निकलती है।
तो अगर देयर वुड बी सम काइंड ऑफ अगर कोई वहां पार्टिकल है जिसकी एनर्जी मे बी अगर इससे निकला हुआ तुम्हारा मे बी 5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर कोई मास है, उस तरह की कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करती है, देन वो तरह तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वो मास का जो पार्टिकल वो इजीली पॉपअप हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आया जो इसके पास रेस्ट मास था प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ोगे वहां पर आपको दोनों चीज कंसीडर करना पड़ेगा। एक कि इस अगर ये जो रेस्ट है इसके पास मास है, मींस इसके पास कोई एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी mc²। और जब अब ये रेसिंग करता है देन इट विल हैव सम एनर्जी ऑल्सो। जैसे कि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी की होने से क्या होगा, इसके पास तो एनर्जी बढ़ती है। तो जब तुम सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स को, या फिर ऐसे इन जनरल, द थिंग इज दैट अगर तुम दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हो, टकराया कैसे, इसको तुम एक्सेलरेट करो, उसको तुम एक्सेलरेट करो, तो इसके पास जब वेलोसिटी होगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और प्लस इसका जो रेस्ट मास है, तो जैसे ही वो तुम्हें स्मैश करेगा उसमें एनर्जी निकलेगी। तो मे बी वो एनर्जी निकली तुम्हारी 5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। और उस स्केल पे अगर कोई पार्टिकल है जिसकी वजह जिससे वो बना है, देन उस पर क्या करेगा, वो सीधे मास आ जाएगा, हाँ भाई ये पार्टिकल ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mc²। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। एंड रेस्ट मास की जो क्या होती है, रेस्ट ऑब्जेक्ट की भी क्या होती है, एनर्जी होती है। दैट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस थिंग। सपोज आई एम 60 kg, 60 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्क्वायर। ये मेरी क्या होगी, रेस्ट एनर्जी हो गई। दिस इज माई रेस्ट एनर्जी। अगर मैं रेस्ट में हूं और कोई मूव नहीं कर रहा हूं, नेवर केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ फील्ड्स एंड सो ऑन, के फील्ड्स के फील्ड्स के रेस्पेक्ट में मैंने वर्क किया कि नहीं। In terms of anything, I am in rest. This amount of energy is stored in me. Because I am क्या, मैं जो बना हूँ मैटर से बना हूँ, वो एटम से बना हूँ। एटम की अपनी एनर्जी होती है, and that energy can be calculated using this kind of very much relations. So that is the complete idea of what we mean by energy. And after this, we will actually formulate mathematically how do we see energies in terms of work, and what is actually potential energy, and how the kinetic energy and potential energy changes. And one more thing is mc² when we solve, for example, this atomic problems, then you have to introduce this energy, otherwise you never get the answer correct. You will do experiment, your answer will always wrong. So that correction has to go with E is equal to mc². Therefore one says that आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर फिजिक्स को भी रिवोल्यूशनाइज कर दिया। हिज आइडिया ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज द न्यूक्लियर फिजिक्स ऑल्सो। ओके, सो दैट्स द कॉल्ड जीनियसिटी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ब्रॉडर लेवल व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी बीइंग कंजर्व्ड और कांस्टेंट, हाउ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजिंग। अगर फील्ड तुम्हारा काम करेगा तो किस तरह से एनर्जी चेंज होता है, कैसे कैसे किस चीज में एनर्जी होता है। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम हटा दे काइनेटिक एनर्जी, हम हटा दे फील्ड्स को, हम हटा दे पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास जो होती है सिर्फ बचती है मास। तो आइंस्टाइन ने इसे दिखाया, मास इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, द थिंग इज दैट इट कैन बी चेंज। तो वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज आवर रेस्ट एनर्जी। तो रेस्ट एनर्जी जो आती है E इज इक्वल टू mc²। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा वो क्या करेगा, मेजर करेगा इस एनर्जी को, कितना, E इज इक्वल टू mc²। ये ही इज सम एनर्जी। अब उसके बाद इतने एनर्जी के बाद तुम इसको तुम कहते हो, हम जब क्लासिकली में स्टडी करते तो हम कहते हैं कि इसको तुम जीरो कर दो, खत्म। अब बात करो तुम पोटेंशियल एनर्जी की और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। दैट इज द वे वी डू स्टडी अबाउट एनर्जीज एंड सो ऑन। आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड इफ इट्स नॉट, प्लीज राइट in the comment box, and also you can email me. So I hope you will meet in next lecture where we will talk about work, the method